अस्सलाम एवरीवन। अच्छा जी, तो अगला प्रोसीजर करते हैं। हमारे पास जो हम नोज़ के सर्जिकल प्रोसीजर्स कर रहे थे ईएनटी में, वो है हमारे पास सेप्टोप्लास्टी। एसएमआर में आपको बता चुकी हूँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसी से मिलता जुलता सेप्टोप्लास्टी, मतलब होता उसी काम के लिए। हमारे पास मेनली इसकी भी जो पहली सबसे और सबसे फॉरमोस्ट इसकी जो इंडिकेशन होती है वो डीएनएस होती है। आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि ये आपसे वैसे नहीं मतलब सेप्टोप्लास्टी का अलग से क्वेश्चन शायद ही कभी आता हो, मतलब कभी भी नहीं आता, लेकिन क्योंकि ये इतना कॉमन प्रोसीजर है आजकल, इतना ज्यादा कॉमन है कि आपसे जो कॉमन चीजें होती हैं वो तो वाइवा में बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो नोज के अगर प्रोसीजर्स की बात करेंगे तो हर रोज के हिसाब से 2-4 सेप्टोप्लास्टीज हो रही होती हैं, मतलब डेली बेसिस पे हो रही होती हैं। इस कदर ये कॉमन है। कुछ होते हैं ना आपके पास जो थोड़े से अनकॉमन होते हैं, या फिर जो हम 2-3 दिन बाद एक आता है, या फिर हर रोज एक आता है। ये तो हर रोज के ही आ रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके सबसे इंपॉर्टेंट कॉज मैंने आपको बताइए क्या है जी। हमारे पास जो सबसे इसकी कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है वो डीएनएस है, डेविएटेड नेजल सेप्टम। कोई भी डीएनएस जो किसी भी तरह से मसला कर रहा हो, डीएनएस क्या क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, सांस लेने में मसला। डीएनएस आपका अगर वो दूसरे साइड को तंग कर रहा है, अगर स्पर है ऐसे करके बना हुआ है, अगर ये सेप्टम में स्पर बना हुआ है और वो लैटरल नेजल वॉल को इंपिंज कर रहा है तो ब्लीडिंग कर सकता है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्लीप एपनिया हो सकता है, रात को सोते हुए आपको बहुत ज्यादा तकलीफ मतलब मसला हो सकता है, खराटे आना हो सकता है, एक्सेसिव स्नोरिंग हो सकती है, हेडेक्स हो रहे होते हैं अगर आपका दूसरी तरफ इस तरह से टच कर रहा हो, मतलब और बहुत सारे इश्यूज हैं। डीएनएस अगर इनमें से कोई भी ऐसा मसला कर रहा होता है तो हमें उसको रिमूव करना पड़ता है, मतलब सेप्टम को ठीक करना पड़ता है। और जिस तरह से हमने कहा था कि हमें एसएमआर करना है, उसी तरह सेप्टोप्लास्टी करनी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि एसएमआर में हमने सारा कार्टिलेजनस फ्रेमवर्क जितना था वो बीच में से रिमूव कर दिया था। अब जब हम सारा रिमूव कर देते हैं उससे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आने के खतरे होते हैं। सेप्टोप्लास्टी एक कंजर्वेटिव प्रोसीजर है। इसमें और जो फायदा होता है या जो हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है उसकी निस्बत वो ये है कि इसमें हम सारा का सारा जितना फ्रेमवर्क है हमारा उससे बिल्कुल भी रिमूव नहीं करते। अगर मेरे पास ऐसे स्पर बना हुआ है ना, ये मेरे पास सपोज सेप्टम है पूरा सीधा, और सेप्टम में स्पर यूं करके होता है। ठीक है, तो ये भी डीएनएस की एक टाइप है। तो स्पर अगर मेरे पास बना हुआ है, मैंने सेप्टोप्लास्टी करनी है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ स्पर को रिमूव करूंगी। और इवन बल्कि मैं ये करूंगी कि जो स्पर मैंने रिमूव किया है इसमें से एक टोटा काट के, एक पीस काट के इस जगह को रीअलाइन कर दूंगी यहाँ पर, और पूरा बाकी सेप्टम में से कुछ भी रिमूव नहीं करूंगी और सारा सेप्टम क्लोज कर दूंगी। तो सेप्टोप्लास्टी का ये फायदा होता है कि आपका जो डिप्रेशन ऑफ द टिप है, जो आपका एसएमआर में था कि हमने सारा कुछ रिमूव कर दिया था, जो फ्लैपिंग हो रही थी वो कुछ नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ पर हमने नहीं होता। तो इट इज अ कंजर्वेटिव सर्जरी जिसमें हम मैक्सिमम स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा खाली निकालते हैं। ठीक है, एसएमआर वाली वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा इससे पहले तक, क्योंकि अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करी। मैंने वहां पर डायग्राम्स दिखा के आपको एक्सप्लेन किया था कि सेप्टम किस तरह से बना हुआ होता है, कार्टिलेजेस है, उसमें बोन है, और दरमियान में मेरे पास अगर ये पूरा सेप्टम है जिसमें कार्टिलेज और बोन है, तो एक साइड पे भी उसकी म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल कवरिंग है जिसमें पहले पेरिकॉन्ड्रियम और पेरियोस्टियम है और उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन है। दूसरी तरफ भी म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल कवरिंग है जिसमें पेरिकॉन्ड्रियम पेरियोस्टियम है एंड देन म्यूकस मेम्ब्रेन है। अब हमारे पास इंडिकेशंस तो मैंने यहाँ पर लिखी हुई, पहले वही बात है, डीएनएस है सबसे इंपॉर्टेंट चीज और डीएनएस एसोसिएटेड विद ऑल दीज थिंग्स। दूसरी बात है, अगर सिर्फ और सिर्फ आपने कॉस्मेटिक करेक्शन करानी हो, यानी ऊपर से देखने में नाक टेढ़ी लगती हो, तो उसको आप राइनोप्लास्टी कहते हैं। लेकिन अगर आपने राइनोप्लास्टी के साथ सेप्टम को भी ठीक करना है तो उसको सेप्टोराइनोप्लास्टी कहते हैं। तो सेप्टोराइनोप्लास्टी के पार्ट में भी हम ये कर देते होते हैं। फिर अगर हमारे पास मिडल मिएटस में हमने जाना है और इतना बड़ा डीएनएस है जो वैसे कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मिडिल मिएटस में जाते हुए, मतलब हम मिडिल मिएटस यानी हमारे पास जो हमारा मैक्सिलरी एंटर में वहां जाना चाह रहे हैं, लेकिन सेप्टम की डेविएशन की वजह से हम नहीं जा पा रहे, तो उसके लिए भी हमें सेप्टम ये प्लास्टी करनी पड़ सकती है। फिर हमारे पास है पिट्यूटरी फोसा और एंडोस्कोपिक डैक्रोसिस्टोराइनोस्टमी। ये जो डैक्रोसिस्टोराइनोस्टमी है ना, ये आपका वो जो आपका नेजोलैक्रिमल डक्ट है उसकी एक्सप्लोरेशन है। ठीक है, एंडोस्कोपी के जरिए अगर आप नेजोलैक्रिमल डक्ट की एक्सप्लोरेशन करना चाह रहे होते हैं तो उसमें भी हमें सेप्टोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है। अगर डीएनएस बीच में आ रहा है तो इन शॉर्ट हर चीज डीएनएस से रिलेटेड है। ठीक है, एंड पिट्यूटरी फोसा तक जाने के लिए एक अप्रोच हो सकती है ये वाली कि हमें इसको सेप्टोप्लास्टी करनी पड़े। पिट्यूटरी फोसा तक पहुंचने के लिए अगर हमने वहां से जाना है, जो आपके पास ये लेटरल वॉल ऑफ द नोज है ना, अगर तो यहाँ पर हमारे पास मैंने आपको बताया था क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, इसके इधर से अगर हमने पिट्यूटरी फोसा में जा रहे हैं तो भी हमें डीएनएस को ठीक करना पड़ता है, मतलब हर चीज में डीएनएस है। ठीक है, सीधी सी बात है। एनेस्थीसिया लोकल या जनरल कोई भी दे सकते हैं, ज्यादातर लोकल एनेस्थीसिया मतलब जाइलोकेन और एड्रीनलिन के एडमिनिस्ट्रेशन करने के साथ हम पेशेंट को सेडेशन में आराम से ये प्रोसीजर कर लेते होते हैं। जरूरी नहीं होता कि जीए दिया जाए, बच्चों में जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और वही बात है मैंने आपको पहले जिस तरह बताया कि एड्रीनलिन साथ क्यों देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, क्योंकि एड्रीनलिन वेजोकंस्ट्रिक्टर है और ब्लीडिंग कम होती है एड्रीनलिन के साथ, इसलिए देते हैं। पोजीशन एसएमआर वाली है कि पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, रिक्लाइनिंग है, सर थोड़ा सा ऊंचा है और
हल्का सा टिल्टेड थोड़ा सा सर है, वैसे तो टिल्टेड इतना नहीं होता, सीधा ही होता है, लेकिन हल्का सा टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, लेकिन सीधा ही होता है, ठीक है। बस इतना होता है कि सीधा लेटा हुआ, सुपाइन लेटा हुआ, हेड जरा से एलिवेटेड, उसको कहते हैं रिक्लाइनिंग पोजीशन, ठीक है। स्टेप्स इसमें क्या करने हैं, इसमें भी हमने उसी तरह से, एक तरह से सपोज मेरा राइट साइड पे जो है वो प्रॉब्लम, इस तरफ प्रॉब्लम है, ये मेरी देखने में यस राइट साइड है। यहाँ से मैं जाऊंगी, सबसे पहले इंसिजन दूंगी। इंसिजन ज्यादातर आप एंटीरियरली जो किलियंस पॉइंट होता है वहीं पर देते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी डेविएशन कहाँ पर है। अगर बिल्कुल ही आपकी जो एंटीरियर पोर्शन है ना, उसको यहाँ पर हमने कॉर्डल पोर्शन कहा है, नोज में जो आपका सबसे आगे वाला कॉलोमेला वाला पोर्शन होता है, जहां पर आपको पता है ना सबसे आगे जो नेजल सेप्टम की चीज होती है, जो स्किन होती है, उसको कॉलोमेला कहते हैं, ये वाली स्किन, इसके पीछे आपका कार्टिलेज शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कॉलोमेला इज द मोस्ट कॉर्डल पोर्शन। तो कॉर्डल पोर्शन में अगर आपकी डेविएशन है तो फिर आपने कॉलोमेला में इंसिजन देनी होती है, मतलब वहां तक आप ले आते हैं इंसिजन को। बहरहाल इन एनी केस इंसिजन देके आप अंदर जाते हैं, आप ये जो म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप है इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं अपने सेप्टम से। उसके बाद आप अपने इसी ये जो आपका होता है जिसे आपने इंसिजन दिए, इसको लेके आएंगे पीछे, और बोनी सेप्टम से भी इस पूरे फ्लैप को थोड़ा पीछे कर देंगे, मतलब अलग करेंगे। फिर आप सेप्टम के जरिए ही दूसरी तरफ जाएंगे और दूसरे फ्लैप को भी अलग करेंगे। ये तो आपने करना ही होता है। अब आपने दोनों फ्लैप्स को जब अलग कर लिया ना, उसके बाद आपने अपना जो डेविएटेड पोर्शन है उसको रिमूव करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। अब सबसे पहले जैसे एक तरीका ये होता है, अब हमारे पास इसमें ना किसी भी सूरत में हमने पूरा सेप्टम रिमूव नहीं करना। सपोज कहते हैं ये मेरा सेप्टम है जो डेविएटेड है, ठीक है। उसमें एक क्या तरीका होता है, अगर ये सेप्टम है ना, सारा ज़रा थिक सा सेप्टम है होता है, इतना पतला तो नहीं होता। उसमें एक तरीका होता है, उसको कहते हैं स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब है हम सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करते हैं, कुछ कट्स बनाते हैं। एक कट इधर लगाएंगे, ठीक है, एक कट इधर, 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 ये सारी जगह पे हम छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे, यानी कट से मुराद है। अब कट लगाने का फायदा ये होता है कि अब ये वाली जगह गैप बन गए, इन जगहों को जब हम मतलब इसको दोबारा से थोड़ा सा खींचेंगे ना सेप्टम को, तो ये सारा सीधा हो जाएगा, अपनी जगह आ जाएगा ऐसे करके, और कट्स फिल अप हो जाएंगे। मैं डायग्राम आपको एंड में दिखाती हूँ इसकी एग्जैक्टली, आपको तब समझ आएगा। आप ये समझ लें, एक कपड़े को आपने सिंपली गोल वाली जगह से मोड़ना हो। जो लोग कपड़े सीता है, कभी किसी ने सिलाई की हो ना, तो उसको ये बात बहुत अच्छे से समझ आएगी कि जब गोल वाली जगह आती है ना, जहाँ से हमने कपड़े की मोड़ना होता है, हमने उसको, जब हम उसके घेरे पे सिलाई लगा रहे होते हैं ना, ये कमीज सी रही हूँ मैं, कमीज का ये आगे से पोर्शन है जिसकी मैं सिलाई लगा रही हूँ। अगर मैंने यहाँ से जो घेरा है कमीज का उसे गोल रखा हुआ है, तो गोल घेरे को सिलाई ना कभी भी इसी तरह नहीं लगती होती। सीधे के लिए तो आप कपड़ा मोड़ लेते हैं, गोल कपड़ा नहीं मोड़ सकता। उसके लिए आपको कपड़े में छोटे छोटे कट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। किसी भी गोल चीज को जब आपने बिल्कुल प्लेन मोड़ना है तो आपको छोटे छोटे कट्स देने पड़ते हैं उसके बीच में, सिंपल सी बात है। इसी तरह सेप्टम में अगर आप छोटे छोटे कट्स दे देंगे तो ये जगह बन जाएगी जो बाद में सेप्टम को सीधा कर देती है, ठीक है। मैं आपको भी डायग्राम दिखाऊंगी, आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको कहते हैं स्कोरिंग। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप क्या करते हैं कि सिंपल जो इसकी ये वाली साइड है जो बाहर निकली हुई है, अगर इस तरह से ज्यादा नहीं है, मतलब हल्का सा ये सपोज ऐसे करके, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस साइड को शेव कर देंगे, मतलब इस साइड को थोड़ा सा ऐसे करके सीधा सा कर देंगे ताकि ये ऐसे करके हो जाए, ठीक है। उसको शेविंग कहते हैं। फिर हमारे पास अगर ज्यादा है, जैसे ये पूरा स्पर है, तो हम वेज रिजेक्शन कर लेंगे, यानी हम इस सारे पीस को बीच से रिमूव करेंगे, ठीक है। अब जो पीस रिमूव किए वो ये मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है। इस पीस में से मैं एक छोटा सा टुकड़ा कट करूंगी जो बिल्कुल इसके बराबर होगा, और यहाँ फिक्स कर दूंगी। इसको कहते हैं वेज रिजेक्शन। तो इस तरह से 3-4 तरीके हैं हमारे पास जिनसे हम ये सर्जरी करते हैं, लेकिन इन एनी केस हम सेप्टम को बेयारो मददगार नहीं छोड़ देते और हम उसको पूरा अपनी जगह सीधा करके छोड़ते हैं। तो इसलिए सेप्टोप्लास्टी हमारे लिए फायदेमंद होती है, ठीक है। और पोस्ट ऑप केयर में वही सारी बातें जैसे मान में थी कि पैक रखा हुआ है हमने और पैक को रिमूव करना है, ब्लो ऑफ नोज नहीं करनी, कंजेस्टेंट्स देने हैं, एनाल्जेसिक्स है वगैरह वगैरह, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस अब इसमें जो आ सकती है, सबसे पहले तो वही वाली कॉम्प्लिकेशंस है जो आपके प्रोसीजर से रिलेटेड है कि ब्लीडिंग हो सकती है, हेमाटोमा बन सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक जगह पर सर्जरी कर रहे हैं तो ब्लड तो कलेक्ट हो ही सकता है। एब्सेस बन सकती है, जिस तरह मैंने एसएमआर में बताई है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। अब इसमें जो दूसरे वाली जो कॉम्प्लिकेशन थी ना कि टिप डिप्रेशन हो जाना या डॉर्सल पार्ट ऑफ द नोज की डिप्रेशन हो जाना, वो भी इसमें हो सकती हैं, लेकिन बहुत कम है एज कम्पेयर टू एसएमआर। एसएमआर में तो डॉर्सम की डिप्रेशन होना, टिप की डिप्रेशन होना बहुत कॉमन होता है, इसमें बहुत कम है। सेप्टोप्लास्टी में उन चीज़ों का रिस्क बहुत ज़्यादा ही कम है कि ये सारी चीज़ें हो जाएं, और फ्लैपिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। तो ये आपके पास सारी सेप्टोप्लास्टी है। इसमें मैं आपको ज़रा सी डायग्राम दिखा देती हूँ। ये आप देखिए, ये स्कोरिंग का तरीका है। मेरे पास सपोज करने कि ये वाला सेप्टम है जो कैसे मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर एक सिर्फ कट दिया और उस कट की वजह से ये अपनी जगह से हो गया, या फिर ये इस तरह मुड़ा हुआ है तो मैंने यहाँ पर 3 कट्स दिए, और ऐसे जब मैं उसको अपनी जगह लेके जाऊंगी तो कट्स वाली जगह थोड़ी सी खुल जाएगी तो ये सीधा हो जाएगा। तो ये स्कोरिंग का तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पर बात खत्म करने में किसी कोई मसला हुई कैन आस्क मी। थैंक यू।